डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग इस वक्त मुंबई के दादर में पहुंच चुके हैं और चैत्य भूमि का जो पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ और वो अंतिम संस्कार आज के दिन मतलब 6 दिसंबर पर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद है और इस और दिखाऊंगा कि यहाँ पर तमाम वो स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये जो इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर मौजूद है, ये शिवाजी पार्क है और यहाँ पर पूरी रात बड़े पैमाने पर लोग रुकते हैं, बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आते हैं और फिर 6 तारीख को 6 दिसंबर को बाबा साहब के पास, उनके चैत्य के पास जाकर उन्हें नमन किया जाता है, उन्हें अभिवादन किया जाता है, शुक्रिया कहा जाता है कि बाबा साहब इस देश के अंदर, इस दुनिया में अगर जन्म ना लेते तो आज बहुजन समाज की जो स्थिति जो परिवर्तित कहीं न कहीं दिखाई पड़ रही है, जो भारत में तमाम जो अधिकार, भारत के संविधान में तमाम जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, शायद वो अधिकार हमें नहीं मिल पाते। जानवरों से बदतर जिंदगी जो बहुजन समाज गले में मटका और कमर में झाड़ू इस तरीके की जो जिंदगी जी रहा था, ऐसी जिंदगी से निकालने के लिए जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया, अपनी 35 साल की पत्नी रमाई का तक बलिदान दे दिया और यहाँ तक मैं कह दूं कि 5 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब के मरणोपरांत पहले मतलब उनके देहांत के एक दिन पहले तक वो बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ उन्होंने लिख कर पूरा किया। अपने आखिरी क्षण तक जिस बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य और हम लोग वो तमाम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको नहीं दिखाता, नहीं बताता कि यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो हुजूम मौजूद है, जो बड़े पैमाने पर जो जमावड़ा है, वो क्यों बाबा साहब को नमन करने के लिए आया है, उन तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में आखिर क्या चल रहा है। एक सबसे खास बात 14 अप्रैल हो, 14 अक्टूबर हो, 6 दिसंबर हो, ये तमाम तरीके की चीज़ें हो या इसके साथ साथ 1 जनवरी शौर्य दिवस क्यों ना हो, बाबा साहब के तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा वाली किताबें आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर वो तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और उन्हीं स्टॉलों में वो किताबें, वो तमाम बहुजन समाज से आने वाला जो साहित्य है बहुजन महापुरुष का, वो चीज़ें बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद है। सर क्या कहेंगे, बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, इस परिनिर्वाण दिवस पर क्या मन में चल रहा है, किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं? आ, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और ये आज का दिन जी हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है। बाबा साहब ने हमको जो मुक्ति दिलाई, इस हमारे समाज को और सभी मानवताओं को कि 6 दिसंबर ये प्रेरणा स्थान है। हमारे यहाँ लाखों लोग आते हैं हर साल और ये आने का तांता कभी कम नहीं हुआ। इसलिए सभी लोग नतमस्तक होने के लिए और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए गांव-गांव से, हर राज्यों से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, अपने मध्य प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र के गांव-गांव से लोग आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करके यहाँ पर पीछे मैं देख पा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें है, नेताओं की यहाँ पर तस्वीर, पदाधिकारियों की मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाती है, क्या कारण है इसके पीछे का? जो भी बाबा साहब ने जो बहुजन समाज के लिए जो काम किया, उनके विचारों को लेकर मान्यवर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने जो पूरे भारत भर में घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया, उनको विचारों को पहुंचाया। इसलिए हम उसको, वो जो बाबा साहब के विचार है वो जानने के लिए और मानने के लिए उसको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब के वो विचारों को हस्तगत करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की हम उत्तर प्रदेश में देखो 4 बार हमने सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद जो बाबा साहब ने जो विचार दिए थे, जो संकल्प किया था, उस संकल्प, बहुजन समाज पार्टी ऐसी एक पार्टी है वही बाबा साहब का संकल्प पूरा करेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में जो काम किया है वो महाराष्ट्र में भी करना चाहती है, लेकिन यहाँ का समाज सब गट तटों में बैठा है,
बटा हुआ है, इसके वजह से यहाँ हमें सफलता मिल नहीं रही है। इसीलिए मैं यहाँ की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के बहुजन समाज को मैं आगाह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भाई आज हमें ज़रूरत है इस मनुवादी लोगों से लड़ने के लिए। एकमेव ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनसे जुड़े और इसमें बाबा साहब का विचार, बाबा साहब ने जो संकल्प किया उसको पूरा करने का काम हमारे बहुजन समाज पार्टी जी, करेगी। तो ये हम लगातार बातचीत कर रहे थे। अब हम चलते हैं पंडाल की तरफ और वहाँ पर जो किताबें हैं, जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, वो तमाम चीज़ें आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए, स्टॉप करते हैं। तो पेंडोल की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर किताबें हम देख रहे हैं। ये जो भारत का संविधान आप देख रहे हैं, ये संविधान आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुषों की किताबें हैं। बाबा साहब की अनेकों किताबें हैं। थोड़ा-सा कैमरा अगर यहाँ पर लाए, तो हम किताबें देख पाएँगे कि अम्बेडकरवादी विद्यार्थी क्रांति, विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब की विचारधारा कितनी ज़्यादा आवश्यक है। ब्राह्मणशाहीचा विजय, अमूलतः ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है और मराठी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है। शूद्र, एक ये किताब काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र की क्षत्रिय। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं न कहीं अनेकों-अनेकों प्रकार से भ्रमित करने का भी कोशिश किया जाता है। बुद्ध और उनका धम्म, ये देखिए, ये छोटा इसका रूप है। ये किताब बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखी थी और ये तमाम किताबें हम आपको हम आपके बीच में हैं। चलिए। सर, कौन-कौन सी किताबें रखी है आपके पास और कब से ये काम चालू है आपका? मेरा कम से कम हो गए 18-20 साल। 28 साल से? 18 से 20 साल। 18 से 20 साल, जी, जी। क्या बताएँगे आज के परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के कैसे अभिवादन कर रहे हैं? अभिवादन करने आते हैं, बुक्स वगैरह लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ से बाबा साहब की विचारधारा मिल जाती है बुकों के माध्यम से। क्या नाम लिखते हैं सर? नितिन हनमते, कहाँ से हैं आप? नागपुर। अच्छा, ये तमाम जो किताबें हैं, कोई ऑनलाइन या इस तरीके का कोई सुविधा है आपके पास जो लोग बुलवाना चाहे आपके पास? हाँ है। कैसे अगर बुलवाएँगे तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर बुक्स के पीछे लिखा हुआ जी, है, बताएँ। 9665277093। यहाँ तो कॉन्टैक्ट ये नंबर। तो ये नंबर है, अगर आप इनसे संपर्क करना चाहें और ये तमाम इस तरीके की किताबें आप अगर मंगवाना चाहें तो आप निश्चित ही मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही अमूल साहित्य है, इसे संजो कर रखना, इनका संरक्षण करना, इसका प्रचार और प्रसार करना, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ अगर बहुजन समाज के बीच नहीं जाएगी, तो मनुवादी ताकतें लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इन तमाम विचारधारा को नेस्तनाबूद किया जाए। तो यहाँ पर ये मराठी में लिखा गया है पेरनी, और पेरनी का मीनिंग क्या होता है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉल में जो मौजूद है भाई, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका और इस स्टॉल को लगाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। जी, पेरनी का अर्थ क्या है? पेरणी का अर्थ ये है कि विचारों की पेरनी, समाज जो अभी है फिलहाल उसकी पेरनी और लोगों तक संदेश जाना चाहिए कि पेरनी क्या होती है, विचारों की पेरनी कैसी होती है लोगों के, और वो हम लोग हमारे बुक्स में लाते हैं वो विचारों की पेरनी। अच्छा, किस किस तरीके की किताबें आपके पास? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। उन्होंने अदर कास्ट ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कैसी मदद की उनके कार्य में, नॉट ओनली एससी कास्ट बट अदर कास्ट ऑल्सो, उन्होंने कैसी मदद की, उस उनके 2 वॉल्यूम्स है। एक वामन दादा कर्डक जो होके गए बहुत बड़े संगीतकार, उनकी है एक माता रमाई, उनकी है एक उनकी पूरी जीवन कथा है। एक कोठेवाड़ी प्रकरण हुआ था उसके बारे में पूरी कादम्बरी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो सहयोग में आए हुए व्यक्ति, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अलग अलग छंद था, वॉयलिंग सीखना, फिर उनके पेंटिंग करना अलग अलग, तो वो मराठी में थी, वो मराठी से हिंदी में आई और हिंदी से इंग्लिश में आई। तो मराठी वर्जन ख़त्म हो गए कल ही सब उसकी बुक की इतनी डिमांड थी, तो हम नए बुक्स लाते रहते, नए आइडियाज़ के साथ। क्या नाम है आपका? नीलेश योगीराज बागुल। ये जो तमाम किताबें आपने अभी गिनवाई है, आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे, क्या तरीका है आपसे कांटेक्ट करने का? मेरी वेबसाइट है perniprakasan.com, और आप मेरे फ़ोन व्हाट्सएप थ्रू भी कर सकते हो कनेक्ट।
तो 8097168248 ये मेरा नंबर है, डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते। क्या नाम है आपका? नीलेश योगीराज। नीलेश। तो नीलेश जी से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो तमाम जो किताबें आपको अब तक गिनवाई गई है वो किताबें आप तक पहुंच सकती है। और ऐसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर किताबें हम जिसे कहेंगे वो भी इनके पास मौजूद है, वो आप इनके पास से ले सकते हैं। और पेरनी का अर्थ जो बताया गया है, मैं एक बार हिंदी में उसका थोड़ा मीनिंग बता दूं कि बीज को जो बोया जाता है, बीज को बोने का जो अर्थ होता है, यहाँ पर विचारों को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसको किस तरीके से बोया जाए, वो काम इनके माध्यम से इनकी किताबों के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही चीज़ें लगातार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे और चलते। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का भी बीच बीच में अपना सिलसिला जारी है। सर क्या नाम है? छितुभाई परमार फ्रॉम भरूच गुजरात। अच्छा, परमार जी कहाँ से? गुजरात से यहाँ पर मुंबई में आने का क्या कारण है? हाँ, जो बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की वजह से हम लोग आ रहे हैं। जो पहले हमारे समाज में पता नहीं था बाबा साहब कौन थे। मैं खुद नौकरी करता था बैंक में, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं था। तो कितने सालों पहले पता चला? 82 में अच्छा। कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किया, कौन है। तो जब से लगातार हम लोग ये 9वीं बार में आया हूँ लगातार। और दीक्षा भूमि भी लगातार 9 बार गया हूँ। और मध्य प्रदेश में भी 1 बार गया हूँ। और बड़ौदा हमारा जो है वहाँ संकल्प भूमि है। संकल्प भूमि वहाँ अच्छा, 4 आज के दिन को भी संकल्प के तौर पर ही जाना ज्यादा, संकल्प दिवस के तौर पर देख सकते हैं। देख सकते हैं कि बाबा साहब ने हमको जो दिया है, संकल्प ही दिया है ना। तो ये संकल्प के लिए ही हम आते हैं, यहाँ नमन करने आते हैं। जो हम मंदिर मस्जिद में लोग जाते हैं वो सिर्फ मांगने जाते हैं कि बाबा मुझे भगवान कुछ दे दो, मेरे परिवार को दे दो। लेकिन यहाँ देखा मैंने, कई सालों से मैंने वहाँ दीक्षा भूमि भी है कि जो गरीब से गरीब, हाँ। एकदम गरीब व्यक्ति बच्चे के साथ गांव से आते हैं, कहाँ कहाँ देखा है, कहाँ सोए रहते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनके भावना है, जिनके दिल में भावना बहुत है कि हमारे लिए हमारा भगवान वही है। और मैं खुद भी बहुत साल पहले हम लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैंने 92 से बिल्कुल बंद कर दिया है। आज मेरे घर में मेरे पोता पोती है, वो भी जय भीम के सिवाय को बोलते नहीं। जैसे 1956 से जब बाबा साहब ने जो परिवर्तन किया, जो धम्म दीक्षा दी, तो वो थोड़ा समय में लेट समझ में आई, लेकिन अब वो परिवर्तन आ गया है। और जरूरी भी है आज के दौर में। जो हमारे युवा धन है, युवा को आना चाहिए कि भाई अभी ये हमारे लिए तो यही है, मसीहा हमारा है, विश्व विभूति है, जो जिनका कोई है ही नहीं, कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते उसके अच्छा, साथ। बुद्धिज्म को मानने से पहले जिस हाँ। तरीके से जीवन जी रहे थे और बुद्धिज्म को मानने के बाद के जीवन में क्या फर्क दिखता है आपको? तो जो लोगों को हमारे आपके आम आपके आपका क्या अनुभव है? मैं अभी बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी विचारधारा लेके चल रहा हूँ और वो पढ़ता भी हूँ। आज मेरे घर में पुस्तकें बहुत सारी है, मैं लेके जाता हूँ, हर जगह से पुस्तक लेके जाता हूँ, लोगों को देता हूँ कि भाई पढ़ो इसको। और बच्चों को भी बोलता हूँ कि पढ़ो। लेकिन हम आजकल बच्चे क्या है, टीवी में देख लेते हैं। और जब भी मैं पोता पोती को पूछता कि बाबा साहब जो ये कर रहे हैं वो बाबा साहब का, अरे दादू हमको सब पता है, हम टीवी में सब कुछ, हमारा पढ़ाई में भी आता है वो। तो ये आज की जनरेशन को ये लगातार सिखाना चाहिए। हम तो अभी चलो हमारा तो दिन पूरा हो गया है, लेकिन जो हमारे समाज है, हमारा इतना पिछड़ा हुआ समाज है, आज भी तकलीफें बहुत झेल रहा है समाज को बहुत तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि भाई हम आगे आ गए, पढ़े लिखे लोग हम कहीं 1% 2% जो भी होगा, लेकिन हमारे जो गरीब को देखना चाहिए। वो तो ये जरूरी है आज। हाँ। थैंक यू। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो बातचीत लगातार लोगों से कर रहे हैं, तो अभी और भी काफ़ी सारे लोगों से चर्चाएं करना जारी है और लगातार स्टॉल है। एक मिनट। यहाँ पर हम लोग मौजूद है एक नए स्टॉल में और यहाँ पर दिखाएंगे कि रमाई दिनदर्शिका यहाँ पर है। खास तौर पर अनेकों अनेकों तरीके की दिनदर्शिकाएं देखने को मिलती है। जय भीम दिनदर्शिका और बौद्ध दिनदर्शिका अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक नया रूप है, यहाँ पर रमाई दिनदर्शिका है। इसका क्या कारण है? स्टॉल में शख्स मौजूद है, सर से पूछेंगे। सर क्या बताएंगे, आज बाबा साहब का सबसे पहले तो परिनिर्वाण दिवस है, इस पर सबसे कैसे अभिवादन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन कर रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासी, सभी अंबेडकर बौद्ध अनुयायियों को ये पूरे जो चैत्य भूमि की जानकारी उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके 68वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य में 5 और 6 तारीख को यहाँ देश विदेश से तमाम अंबेडकरी बौद्ध अनुयायी आए हैं। उनको मैं
सलाम करता हूँ। और हमारा ये रमाई दीनदर्शिका का स्टॉल है यहाँ। तो हमारी एक नागपुर में स्त्री भूषण रमाई अम्बेडकर संस्था है। ये टोटली रमाई के जीवन कार्य पर काम करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1912 से तो 17 तक विदेश में उच्च शिक्षा की शिखर गांठ रहे थे, तब रमाई ने 4 साल अपना संसार चलाया। ओपरी थापती थी और कई प्रकार के उन्होंने कष्ट किए करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के घटनाकार हुए और हम सभी देशवासियों को आज अच्छे दिन दिखने को मिले। तो ये मैं दीनदर्शिका का ये मैं महत्व आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो रमाई का ये जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर हमने दिखाए, ये बाबा साहब कहते देख रमा तेरे सपनों का पंढरपुर दीक्षा भूमि नागपुर। उस समय में बाबा साहब ने जब 14 तरफ का सत्याग्रह किया था, कलाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था, उस समय धमकियों के लेटर बाबा साहब के यहाँ घर में आते थे। तो रमाई वो लेटर पढ़ती थी, तो पढ़कर वो बहुत दुखी हुई, मेरे साहब को कुछ नहीं होना चाहिए करके एक बार बाबा साहब को कहा था, साहब मुझे पंढरपुर को दर्शन करने के लिए जाने दो। तो बाबा साहब ने कहा, रमा नहीं, अपन अस्पृश्य है, वह अपने को नहीं जाने देंगे, अपन समता का पंढरपुर निर्माण करेंगे, जहाँ समता, स्वतंत्र और न्याय के सैनिक निर्माण होंगे, ऐसा एक नया तीर्थ तैयार करेंगे। तो इसमें हमने दिखाए देख रमा तेरे सपनों का पंढरपुर दीक्षा भूमि नागपुर। फिर यहाँ से अपने रमाई का जो प्रवास हमने शुरू किया है, तो रमाई यानी वनन गाँव जो रत्नागिरी जिला में वनन गाँव है, वहाँ रखमा और भिक्खू धोत्रे रहते थे। तो वो बहुत ही कष्ट कर के वो भिक्खू धोत्रे और रमा इनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में ये रमा, गौरा और शंकर ये तीनों बहन भाई वहाँ उस गांव में रहते थे। तो उनके मामा और चाचा यहाँ रहते थे मुंबई में। उन्होंने विचार किया कि भाई ये तीनों बहन भाई यहाँ रहकर क्या करेंगे, उनका उधर निर्वाह कैसा होगा। तो उन्होंने ये मुंबई में लाए। तो ये रमा, गौरा, शंकर ये मामा काका यहाँ मुंबई में आए। फिर मुंबई में आने के बाद में फिर यहाँ ये भीमराव और रमाई इनका भाई खिला के मच्छी बाजार के ओटे पर उनका विवाह हो गया। उनका कैसा विवाह हो गया, आज हमारे कैसे विवाह होते हैं, आज हम तो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं और शान से हमारे आज अच्छे मंगल कार्यालयों में वो शादियाँ होती है। लेकिन बाबा साहब और रमाई 9 साल की थी और बाबा साहब 17 साल के थे। वो भाई खेला के मच्छी बाजार के ओटे पर उनका विवाह हो गया। यानी ये सभी वाक़ये है जो बाबा साहब और रमाई के जीवन के, जो खासतौर पर रमाई के, और वो आपने यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम किया। बिल्कुल। ये फिर बाद में मैं कुछ ही क्षण बताऊंगा। तो रमा ने रामजी बाबा की मरते तक सेवा की। जो बाबा साहब के पिता थे। हाँ, बाबा साहब के पिता रामजी बाबा थे, उनकी कैसी सेवा की, ये आदर्श बहू है। आज हमारे बहू बेटियों के लिए ये आदर्श चित्र है रमाई। यानी रमाई ने इतनी सेवा की और रामजी बाबा को निधन होने के बाद, निधन जब हो रहा था, तब रामजी बाबा ने कहा था, रमा मेरे भीमराव के शिक्षा में बाधा नहीं आना चाहिए। तो रमा ने कितने सारे कष्ट सहन किए, लेकिन बाबा साहब को शिक्षा में कभी भी उन्होंने अड़चन नहीं निर्माण की। फिर ये रमा है, जब ओपरी थापती है तो वो ओपरी थापने के बाद में नियोजन कैसे करती थी, तो वो ऐसी 30 कागज की पुड़िया बांधती थी और एक पुड़ी में 1.5 रुपया की एक पुड़ी। तो एक ही पुड़ी में एक दिन चलना चाहिए। या तो वो कभी आधा भूखा रहती थी, कभी पूरा भूखा करती थी, कभी वो चावल बनाती थी तो चावल के ऊपर का जो पानी रहता वो पानी पीकर भी अपना दिन गुजारती थी। लेकिन कभी उन्होंने ये दिखाया नहीं। ये एक गंगाधर, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए। ये जो गंगाधर हमने यहाँ रमाई दीनदर्शिका में दिखाए, तो गंगाधर जब उनको तबीयत खराब हो गई थी, तब रमा ने गंगाधर को डॉक्टर के पास में लेके गया था और
डॉक्टर को ले जाने के बाद में उनके पास पैसा नहीं था, तो रमा ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरे गंगाधर को बचाओ, इसको दवा दो। तो डॉक्टर को दया नहीं आई, उन्होंने दवा नहीं दिया, तो वो गंगाधर बच्चा रमाई के हाथ पर मर गया। तो नया कपड़ा लेने के लिए उनके पास में पैसा नहीं था, तो अपने साड़ी फाड़ कर उन्होंने रमाई को उस खड्डे में दफन किया। लेकिन बाबा साहब को नहीं पता, बताया नहीं कि अपना गंगाधर साहब गुजर गया। क्यों कि इधर रामजी बाबा ने बताया था कि मेरे भिवा के शिक्षा में बाधा नहीं निर्माण करना चाहिए, तो वो जीवन भर उन्होंने वो निभाया। उसके बाद में ये ओपरी थापती थी, ओपरी थापने के बाद में ये लकड़ियाँ लाती थी जंगल से, इतना कबाड़ कष्ट उन्होंने किया। एक बार क्या था कि रमा की तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब होने के बाद में उनको कहा था कि उनको कहीं बाहर थोड़ा सा हवा बदल करने के लिए लेके जाओ। तो उस समय में ये धारवाड़ में रमाई गई थी, तो धारवाड़ में वो हॉस्टल था, वो हॉस्टल में ये वराड़े गुरुजी है, तो वो हॉस्टल में अनाज नहीं था, तो बच्चे 2 दिन से भूखे थे। रमा वहाँ फिर पटका मारने के लिए गई, तो रमा के ध्यान में आया कि बच्चे नहीं है यहाँ, तो वराड़े गुरुजी को पूछा रमा ने, तो वराड़े गुरुजी ने बताया कि अनाज नहीं है, इसलिए बच्चे भूखे हैं, इसलिए नहीं आए। तो अपने हाथ की 4 चूड़ियाँ निकाल कर वो वराड़े गुरुजी की दी, और गुरुजी ये बेचो और उन बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था करो, तो वो व्यवस्था की है। और ये जो हमने ये दिखाया दिनदर्शिका में, तो बाबा साहब पढ़ाई में बहुत ही मग्न है, और पढ़ाई में मग्न होने के बाद में उनका ध्यान वो थाली के तरफ में, उनका भोजन के तरफ में ध्यान नहीं है, ना रमाई के तरफ में ध्यान है। तो ये इतना बड़ा त्याग रमाई ने किया है, तो ये रमाई का ये जीवन पट ये आने वाले पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। इसलिए ये रमाई की दिनदर्शिका हमने निकाले। आज घर घर में रमाई होना चाहिए, बाबा साहब के साथ में रमाई का भी फोटो लगना चाहिए। हमारे ये शादी होता है तो हम खाली बाबा साहब का ही फोटो रखते हैं, उसके साथ में रमाई का भी रखना चाहिए, और रमाई और बाबा साहब के विचार आत्मसात करना चाहते। मैं और एक बात आपको खास करके जी जी बताऊंगा। कहिए। एक बात ऐसे कि आज 6 दिसंबर आज 68वां अपना 68वां महापरिनिर्वाण दिन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। यहाँ देश विदेश के कई लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से 5 मील पर रमाई की वर्ली मशान भूमि है, वो लोगों को पता नहीं है। तो मेरा आह्वान है इन लोगों को कि भाई यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के बाद में उस वर्ली में वो रमाई का स्मारक है, वहाँ रमाई का पुतला बैठा है, वहाँ भी जाकर सभी ने अभिवादन करना चाहिए। ये मेरी आज निवेदन है। मैं श्री भूषण रमाई अम्बेडकर संस्था की ओर से आपको आपने ये लोगों तक के जानकारी ये फैलाने का काम किए, ये बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर ये जो रमाई जो दिनदर्शिका है, ये अगर लोगों को चाहिए होगी तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? ये रमाई दिनदर्शिका के ऊपर में ये जो नंबर में ये नागपुर में हम रहते हैं, ये 94 वाला ये नंबर है, एड्रेस है, तो ये एड्रेस पर मैं नंबर दोहरा देता हूँ 9422550041। तो ये नंबर पर आप नागपुर से आसानी से ये रमाई दिनदर्शिका को मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। सही कह रहा हूँ जी? तो ये कितने का इसका प्राइस होगा? ये इसका प्राइस तो 50 रुपये रखा है हमने। 50 रुपए में तमाम बहुजन महापुरुषों के जीवन की इतनी बारीक और मार्मिक जानकारी आपको आसानी से यहाँ पर मिल रही है, और वो तमाम जानकारी हमने आपके बीच रखी है।